जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आज मेंस का एग्ज़ाम हुआ और उस मेंस के एग्ज़ाम में जीएस पेपर 3 का आज पेपर था। तो जीएस पेपर 3 का जो पेपर था उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यूपीएससी 2021 में के जो एग्ज़ाम हुआ है आज मेंस का, उसमें जीएस पेपर 3 का जो पेपर था वो किस तरह से करेंट से जुड़ा हुआ था। और मैक्सिमम क्वेश्चन, इसके जो 20 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करेंट से कहीं न कहीं जोड़ के पूछा गया। यानी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज एनालिसिस हम लोग यहाँ पे आपके साथ करते हैं, आखिर उसका कितना रिलेवेंट है इस पेपर को सॉल्व करने में, तो डिस्कस करेंगे। ब्रीफ क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण आपकी मदद कर सकता था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और 20 में 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के हैं और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के हैं। तो टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है। जीएस पेपर 3 का ये पेपर है और जीएस पेपर 3 सबसे अधिक डायनेमिक है क्योंकि जीएस पेपर 3 में जो है इकोनॉमिक्स है, जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जीएस पेपर 2 में साइंस एंड टेक है। तो इस सबको समाहित किया हुआ, तो हर एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, लगभग हर एक क्वेश्चन करेंट से जुड़ा हुआ और लगभग हर एक क्वेश्चन का डिस्कस कहीं ना कहीं हम लोग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस में किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि 2015 से पहले और 2015 के बाद जीडीपी के कैलकुलेशन की विधि में क्या क्या चेंज किया गया, तो इस बारे में भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। 2015 से अगर आप पहले देखेंगे तो जीडीपी जो बेस ईयर माना जाता था वो 2003-04 को बेस ईयर माना जाता था और इसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता था। 2015 में क्या हुआ कि हमारे देश में सत्ता बदली, हमारे देश के नए प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने क्या किया कि बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 कर दिया। तो जीडीपी कंप्यूटिंग का बहुत सारा चेंजेस किया गया था, उसमें एक चेंज यह भी था। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस किया है, इसका भी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आई थिंक एक सप्ताह पहले भी हमने डिस्कस किया था। पूंजी बजट और राजस्व बजट, कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। कैपिटल बजट क्या होता है और रिवेन्यू बजट क्या होता है, बेसिक अंतर मैं बताता हूँ और क्वेश्चन भी बेसिक अंतर पूछा हुआ। अगर मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया, इस 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कहीं पे, आप मान लेते हैं इस 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी कोरोना की बीमारी में कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन वो आपको रिटर्न नहीं होगा पैसा, तो इसको कहा गया रिवेन्यू बजट। लेकिन यही 100 रुपये जब आप इन्वेस्ट करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण में करते हैं, मान लेते हैं आप रोड बनाने में यही 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कल के डेट में टोल टैक्स के माध्यम से आपको सारा का सारा पैसा रिटर्न होगा, तो इसे कहा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है वो सरकार को रिटर्न नहीं होता, लेकिन वो आवश्यक है, जैसे एजुकेशन वगैरह पर सरकार खर्च कर रही है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार जो खर्च करती है वो सरकार को पैसा रिटर्न होता है, जैसे सरकार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च करती है। तो इसलिए सरकार का उद्देश्य होता है, नॉर्मली सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जाए, अधिक से अधिक कैपिटल बजट बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, लैंड रिफॉर्म्स लगातार चर्चा में रहता है। हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स देश में लगातार चर्चा में रहता है और यही कारण है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी दिया है। और यहाँ पे भी बेसिकली अगर आप देखेंगे सीमांत किसान और लघु किसान दोनों के लिए अलग अलग पूछा है। सीमांत किसान और लघु किसान की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार प्रयास किया जाता है, तो सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए कि आखिर सीमांत किसान क्या है। वैसे किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन हो उसे सीमांत किसान कहा जाता है, और वैसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन हो उसे लघु किसान कहा जाता है। तो इनकी किसान की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया, लैंड रिफॉर्म्स और साथ ही साथ किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, जल संकट को लेकर के मुझे लगता है कि मैंने वर्ष भर चर्चा किया इस टॉपिक पे। वाटर क्राइसिस देश में है, निश्चित तौर पे वाटर क्राइसिस है, और वाटर क्राइसिस के संबंध में कई सारे आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया आपके साथ। जैसे चेन्नई में वाटर क्राइसिस की समस्या थी, और चेन्नई में वाटर क्राइसिस की इतनी समस्या थी कि चेन्नई में जो है बाकायदा ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन में पानी भर करके जिस तरह से
आप देखते होंगे कि मालगाड़ी के डिब्बे में पेट्रोल भर के भेजा जाता है, उसी तरह से हमने चेन्नई में पानी भर करके चेन्नई भेजा था, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या काफ़ी थी। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो गई थी उस समय में, चूँकि चेन्नई में पानी की समस्या थी। इसी तरह से आप देखेंगे शिमला, शिमला जो है बेसिकली टूरिज्म उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन शिमला के स्थानीय लोगों ने कहा कि टूरिस्ट आप मत आइए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास पानी की समस्या है। तो देश लगातार जूझ रहा था जल संकट से, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछना लाजमी था, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी। और साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई के बारे में पूछ दिया कि सूक्ष्म सिंचाई कैसे इस सीमा तक सहायक हो सकती है। ये जो माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप्ड, ये भी पार्ट है माइक्रो इरिगेशन का। इसके लिए बेसिकली हम इजराइल के साथ लगातार मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस पार्ट को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में क्या क्या काम हम कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वर्ष भर लगातार चर्चा में रहा। एक टॉपिक जो वर्ष भर चर्चा में रहा था वो S-400 मिसाइल सिस्टम। दिसंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा होती है। उस समय भी S-400 मिसाइल की चर्चा थी, और वर्तमान में चर्चा तो ये भी चल रही है कि हम S-500 मिसाइल भी परचेज करने वाले हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है ये इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट इसलिए था कि रूस हम पे प्रेशर दे रहा था। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि रूस हम पे प्रेशर दे रहा था, सॉरी अमेरिका हम पे प्रेशर दे रहा था कि हम रूस से ये परचेज ना करें, और अमेरिका के प्रेशर को झेलने के बावजूद हमने रूस से ये परचेज किया। तो अमेरिका चाहता था कि हम रूस से ये खरीदे नहीं, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के बावजूद हमने इसे परचेज किया, तो इसलिए यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक भी वर्ष भर लगातार चर्चा में था, और ये टॉपिक क्या है? COP26। COP26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका समिट हुआ था, और ये समिट लगातार चर्चा में था, और इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन है कि आरंभ की गई COP26 में आरंभ की गई हरित ग्रीन पहल का प्रायोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया था? तो भारत ने जो इनिशिएटिव लिया था हरित ग्रीन पहल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था, ब्रिटेन के साथ मिलकर के ये इनिशिएटिव लिया था, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड में दो चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड डिस्कशन आज भी हमने अपने न्यूज एनालिसिस में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली संबंधित है WHO के जो वैश्विक वायु गुणवत्ता निर्देश हैं उसको लेकर के। देश में, भारत में खास करके वायु प्रदूषण की स्थिति काफ़ी खराब है। प्रत्येक वर्ष विश्व में 42 लाख लोगों की मृत्यु होती है, WHO का रिपोर्ट है। वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व में 42 लाख लोगों की मृत्यु होती है, और सबसे अधिक मृत्यु इंडिया में ही होती है। तो WHO का क्या दिशा निर्देश रहा है वायु प्रदूषण को नियंत्रण को लेकर के, और साथ ही साथ भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाया। और भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, काफ़ी फेमस कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम किस तरह से देश में वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक है, बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है भूकंप को लेकर के। पिछले 3 दशक में भूकंप को लेकर के क्या क्या भूकंप बड़ी आपदा हुई है। बड़ी आपदा में आप दे सकते हैं 2001-2 का जो गुजरात में भूकंप आया था उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी कहीं न कहीं रिलेटेड है कि भूकंप का जोन कितना जोन भारत में है, राइट। तो ये सारा का सारा पार्ट को मिलाकर के ये क्वेश्चन पूछा गया। यद्यपि इस टॉपिक पे हमने डिस्कस नहीं किया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में, लेकिन ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। ये टॉपिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक है वो कई बार डिस्कस किया है। आप याद कीजिए जब हम आपके साथ ईडी को डिस्कस करते हैं तो हमने कहते हैं वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ईडी की जो स्थापना हुई है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हुई है। और साथ ही साथ हम लोग जो FATF को डिस्कस करते हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसकी भी जो स्थापना हुई थी विश्व स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF की स्थापना हुई थी, और भारत स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ईडी की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान देते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रहा है,
और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या क्या है और उसको निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस टॉपिक पे भी हमने विस्तार से डिस्कस किया है अपने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव की विशेषता कीजिए। अच्छा, इस टॉपिक पे भी हमने चर्चा किया। आपको याद होगा कि हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था, न्यू आईटी लॉ जो आया था उस बारे में भी डिस्कस किया था, और साथ ही हमने डिस्कस किया था कि भारत में साइबर सिक्योरिटी को या साइबर हमलों को रोकने के लिए अभी कोई प्रभावी हमारे पास एक संस्था नहीं है, तो उसको लेकर के सरकार लगातार कार्य कर रही है, तो उस पर भी हमने इस पर डिस्कस किया था। और ख़ास करके ये चर्चा में क्यों थी कि कई बार हम देखते हैं कि चाइना जो है इंडिया के हैक कर देता है, गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर देता है। इस तरह से पाकिस्तान से भी देखते हैं कहीं न कहीं इस सब चीज़ें हो रही है, तो सरकार इसको लेकर के लगातार सजग है कि साइबर हमला को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 पे भी हमने डिस्कस किया है भी शेप इकोनॉमी। क्या होता है भी शेप इकोनॉमी? भी इस तरह से देखिए, ये भी हुआ यानी देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी जिस तरह रफ्तार से नीचे जा रही है उसी रफ्तार से ऊपर आएगी। इसको कहा गया भी शेप इकोनॉमी। जिस रफ्तार से देश कोरोना के समय में हमारे देश की इकोनॉमी नीचे गई है, उसी रफ्तार से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, उसी को कहा गया भी शेप इकोनॉमी, और लगातार ये चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखेंगे कि तीव्रतम एवं समावेशी आर्थिक विकास के लिए आधारित अवसंरचना में निवेश आवश्यक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को ये स्वीकार कर रहा है। अगर हमें भारत को विकसित बनाना तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना होगा। बेसिक टॉपिक यही है और हम लोग भी लगातार डिस्कस करते हैं, और इसके लिए सरकार कई सारे काम कर रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्थापना किया गया, जो 100 लाख से अधिक उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सरकार लगातार सजग है, 100 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। और जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, जब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, 100 लाख करोड़ रुपए जब गवर्नमेंट खर्च कर रही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, तो ऐसी कंडीशन में लाजमी होता है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 इस टॉपिक पे भी हमने डिस्कस किया। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत के भूख एवं कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता दिया? तो दो क्वेश्चन का दो पार्ट है। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2013 क्या है, और साथ ही साथ किस तरह से देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने में, भूख की समस्या को दूर करने में किस तरह से ये सहायता प्रदान किया है। तो ये पार्ट भी कहीं न कहीं हम लोग करेंट में कवर किया। क्वेश्चन नंबर 14 फसल विविधीकरण के समक्ष मौजूदा क्या चुनौती है? उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधीकरण के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है? तो लगातार ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रॉप में वर्तमान में फसल विविधीकरण किस तरह से किया जाए, एक साल विभिन्न फसलों को किस तरह से उगाया जाए, या फसल को डाइवर्सिफाई किस तरह से किया जाए। फसल विविधीकरण का कई सारे पर्सपेक्टिव है। जैसे आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार खेती नहीं होना भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन का एक कारण है। तो फसल विविधीकरण मान लेते हैं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अगर धान की खेती वहाँ पे हम बंद करवा दें और उसकी जगह कुछ और खेती करवाएं, तो वो किस तरह से देश के आर्थिक विकास में सहायता कर सकती है, किस तरह से दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने में कंट्रोल कर सकती है, उसका भी कुछ ना कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बेसिक ये है कि फसल विविधीकरण के समक्ष वर्तमान में क्या चुनौती है, क्यों हम लोग फसल विविधीकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्यों धान और गेहूँ पे ही हमारा भारत टिका हुआ, क्यों हम लोग ऑयल उत्पादन में हम विश्व से मंगा रहे हैं, क्यों तिलहन हमें विदेशों से परचेज करना पड़ता है, तेल का दाम इसलिए बढ़ रहा है। तो ये सारा का सारा पॉइंट कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धि क्या है? ये उपलब्धि समाज के विभिन्न वर्गों में उत्थान के लिए सहायक हो सकती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे निर्धन वर्गों के उत्थान में सहायक हो सकती है। यद्यपि इसमें हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बेसिक पॉइंट जरूर हमने डिस्कस किया है कि बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किस तरह से देश के विकास में सहायक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16
वर्ष 2014 में नोबेल विज्ञान पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी अमानो और नाकामुका को 1990 में नीली एवं एलईडी के विकास के लिए दिया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति में दैनिक जीवन में किस प्रकार सहायता प्रदान किया, यानी किस तरह से जो है एलईडी लाइट किस तरह से लोगों के विकास में इम्प्रूवमेंट कर रहा है। उज्ज्वला योजना किस तरह से, अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे वर्तमान में, तो किस तरह से उजाला योजना जो हमारा था, जिसमें हम एलईडी लाइट प्रोवाइड करते थे या लाइट देते थे, वो किस तरह से कहीं के लोगों की ज़िंदगी में वो योगदान दे रहा है। तो उसका पॉइंट है। हालांकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसको इस रूप में आप लोग जोड़ सकते थे। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि बिजली में क्या था कि पहले क्या था कि पीला बल्ब आता था तो वो 100 वाट का होता था। अब उतना ही इंटेंसिटी का लगभग 6 वाट का बल्ब परचेज करेंगे तो आपको उतना ही इंटेंसिटी में काम चल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। इलेक्ट्रिसिटी सेव अगर होगा तो कहीं ना कहीं जो कोयला है, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है देश में अधिक वर्तमान में, तो कोयला भी कहीं ना कहीं सेव होगा। तो किस तरह से हमारी दैनिक लाइफ को वो चीज़ें प्रभावित कर सकती है, किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। तो बेसिक इस तरह से कोरिलेट करके आप इसको लिख सकते थे, यद्यपि यह टफ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र यूएनएफसीसी का फिर COP26 सम्मेलन पूछ दिया। COP26 आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट है यूएनएफसीसी। COP26 पे 2 क्वेश्चन पूछा मेंस में। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा। ये भी कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस किए हुए हैं क्लास में। भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति, जो लैंडस्लाइड हो रहा है बेसिकली, आपने देखा होगा लैंडस्लाइड। अच्छा, इस पर भी हमने डिस्कस किया है लैंडस्लाइड के। हालांकि पूरे डिटेल में हम लोग नहीं गए थे, लेकिन बेसिक डिस्कस मैंने आपके साथ किया था कि उत्तराखंड में किस तरह से फरवरी 2021 में लैंडस्लाइड हुआ था और लगभग 200 लोग मारे गए थे। वहाँ पे ग्लेशियर किस तरह से टूटा था, तो उसका बेसिकली क्या कारण है। उसके एक कारण तो जलवायु परिवर्तन भी है और उसका क्या प्रभाव है। तो लैंडस्लाइड को लेकर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। तो किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल दोनों देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनल जो प्रॉब्लम हमारे देश में, जैसे नक्सलवाद हो गया, नक्सलवाद को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको भी बेसिकली कोरिलेट करके आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों एवं अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए गए उपायों की चर्चा कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया ये मैं आपको बताता हूँ। हालांकि डिस्कस मैंने नहीं किया, आपको याद होगा कि आज से 4-5 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की आतंकवाद रोधी जो बॉडी है, उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। तो भारत जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना, तो भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है आतंकवाद। तो इसलिए आतंकवाद इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। हम लगातार आतंकवाद को लेकर के क्वेश्चन उठाते हैं यूनाइटेड नेशन में, और वर्तमान में आतंकवाद रोधी जो समिति है उसका अध्यक्ष भी भारत है। तो इसलिए लाजमी था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो इस तरह से कोरिलेट करके अगर मैंने देखा यहाँ पे जो डिस्कस मैंने किया, तो मुझे लग रहा है कि 20 क्वेश्चन में आई थिंक 18 क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे हम लोग अपने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किए हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।